हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने पेज नंबर 176 का पेज 176 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके, उसमें से पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 176 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, एक बार देख लीजिएगा। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्विटली इनटू वाटर, does the light ray bends towards the normal or away from the normal। हमने बताया था कि डेंसर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जब भी जाएगा लाइट रे, वो क्या करेगा, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है ना। और झुकने का कारण ये है क्योंकि डेंसिटी में इंस्टेंट चेंज आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कह रहा है लाइट एंटर फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग हैं बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 176। कह रहा है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से किस दिशा में जा रही है बेटा, ग्लास की। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी बता दे रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो कितना दे रहा है बेटा, 1.50। चलिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अरे ग्लास में जिसमें ये जा रहा है बेटा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, ये पूछ रहा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, दोनों जगह लाइट जो है सेम रहेगा। इसका दिया गया वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू याद रखिएगा सभी लोग, ठीक ना, ये वैल्यू याद रखिएगा। अगर कभी ना भी दिया तो आपने इसको डायरेक्ट यूज करना है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है, ये होता है जो आगे है, पहले उसको लिखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, ठीक है, अपॉन स्पीड, इसको थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसा एयर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं सिंपल अभी दूसरा यूज करने वाला हूँ, ठीक ना। और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसका निकालना है, ठीक ना, वो नीचे रहेगा आपका। चलिए देखिएगा, स्पीड ऑफ एयर में जो स्पीड है उसको सी से रिप्रेजेंट करिए और जनरल ग्लास को बी से। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा दे दिया है, सारी चीजें आपके पास है, आपने रख दिया वैल्यू 1.50 इक्वल टू सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन बी। तो बी की वैल्यू जो आएगी वो कितना है बेटा, बी बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में गया, आ गया आपकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन ग्लास, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग समझिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो वैल्यू आ गई बेटा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नोट कर लेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक लोग का कमेंट आया था, पता क्यों गायब हो गया, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था कि शायद आवाज इको कर रही है, गूंज रही है, और माइक के लिए सजेशन बहुत सारे लोगों ने दिया है। तो मैं बताऊं तो माइक मैंने ऑर्डर कर लिया है और बहुत जल्द वो आ भी जाएगा, ब्लूटूथ माइक आपका, और उसके सहायता फिर लेंगे आराम से। अभी सही बात बताऊं तो मुझे भी बहुत तेज बोलना पड़ता है, ताकि आपके पास क्लियर वॉइस माइक रहेगा ना, मेरा भी एनर्जी बहुत बचेगा। तो मेरी भी इच्छा है बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा मान चलिए कि कुछ दिनों में मैं हफ्ते मैक्स टू मैक्स वीक में आपका हो जाएगा। चलो ठीक है। दूसरी बात आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे देना चाहेंगे
कि आज आपका 7 अगस्त है, 8 अगस्त कल एक क्लास चलेगी जिसमें इस चैप्टर के मैं ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट तो हो गए हैं, जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो निपटाएंगे। 8 तारीख बीत जाएगा, 9 तारीख को आपका रक्षाबंधन है। प्रयास करूंगा कि रक्षाबंधन अगर ऑफ रहता है तो जैसे कहीं जाना आना पड़ता ऑफ रहता है तो उसका मैं नहीं गारंटी लूँगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि 9 तारीख को भी क्लास छोटा ही सही, लाइव ही सही, कुछ भी छोटा सा क्लास जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा था कुछ लोगों से कि फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चैप्टर हम केमिस्ट्री का लेकर चलेंगे, ठीक ना। तो इसके बाद जो नया चैप्टर जो चालू होगा 2 दिन मैक्स टू मैक्स 2 दिन में, 2 से 3 दिन में चालू हो जाएगा वो, और जो चैप्टर चालू होगा वो केमिस्ट्री का रहेगा, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग, क्योंकि 9th और 10th में केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी पढ़ते हैं और 11th 12th का मैथ बहुत ईजी होता है, तो कुछ समय बाद उसको भी हम लोग चालू करेंगे। तो हमारा प्लानिंग क्या है, 9th 10th 11th 12th मैथ, 9th एंड 10th आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 11th 12th का प्लानिंग है, पढ़ने में समय लगेगा तो उसका प्लानिंग है फिजिक्स का, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास जो मतलब जो मेरा पढ़ाई है वो फिजिक्स से है और मैथ से है, ठीक है। तो मैं दोनों सब्जेक्ट को साथ में ले चलता हूँ, और केमिस्ट्री हम लोग तैयारी करते करते पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो इसलिए उसको ध्यान रखिएगा, ताकि बाद में जब वीडियो पढ़े तो उसको भी सजेस्ट करेंगे दूसरे को, आप ही की सहायता चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुँचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखते हैं एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 एक चार्ट दिया गया है, बहुत सारे मीडियम दिए गए हैं, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, फ्यूल्स, क्वार्ट्ज, टंगस्टन, बेंजीन, क्राउन ग्लास, कनाडा ब्लास्म, रॉक सॉल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी एंड सफायर एंड डायमंड। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो मैं एक वर्ड में आपको बता दे रहा हूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बेटा वो आपकी डायरेक्टली बिलोंग करती है किससे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो दिया गया है चार्ट में, ठीक ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। यानी कि जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसी सेम मटेरियल का ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा। हमने पूरे चार्ट को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा गया है, और वो है बेटा 2.42, ठीक है। कितना लिखा है, 2.42। और लोवेस्ट जो दिया गया है वो दिया गया है एयर का, नियरली 1 दिया गया है, या एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं तो लिखा है 1.003, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, लोवेस्ट वैल्यू दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरे चार्ट में। तो जो डायमंड होगा उसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, जो एयर होगा उसकी क्या होगी, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या मैंने बोला भैया, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का इसको ध्यान रखिएगा, तो ऑप्टिकल को सोचिए या डेंसिटी को ही सोच लीजिएगा, ठीक है। और ये आपने नोट कर लेना है ये चीजें, क्योंकि पहली बार ही आई हैं अभी तक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, तो ये आप अपने कॉपी में नोट रखिएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली रिलेट किससे करेगी बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और सेम चार्ट है, आपको दिया है यू आर गिवन केरोसिन, तारपीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस द लाइट ट्रेवल फास्टर। किसमें लाइट ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी, ये कह रहा है, ठीक है ना। बाबू मेरे बात को आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा। क्या रियलाइज होगा बाबू, देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आपके दिमाग में रहेगा ना,
ये बहुत सुंदर आपने समझ जाएंगे। क्या आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, या जैसे मैंने कहा ना ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो जिसको ऊपर ये पहले रहता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, मेरे कहने का मतलब अगर आपने समझ लेगा ना तो बहुत प्यारा है ये क्वेश्चन, और ये पॉइंट भी आपका क्लियर करेगा। ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट ये मुझे मतलब नहीं है, इससे मुझे मतलब नहीं है, इसको मत देखिएगा, पहले आपने सोचना है। आपने ये देखिए कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के जस्ट इनवर्सली होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is inversely proportional to speed of light। अब किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये क्या कह रहा हूं बाबू, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, वहां इस लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि डायमंड का 2 पॉइंट समथिंग था, 4.2 समथिंग करके, और एयर का 1.0003 करके था। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपने देखा, और देखने के बाद आपने बोल दिया कि ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर क्या था, ऑप्टिकल डेंसिटी से लो थी, यहाँ पर हाईएस्ट थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर लोवेस्ट स्पीड होगा, लोवेस्ट स्पीड होगा लाइट का, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट स्पीड होगा लाइट का, ठीक है। तो आप इन तीनों चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, डायरेक्ट निर्भर करता है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये दो कॉन्सेप्ट को, इसको भी नोट कर रखिएगा। ये आपको डायरेक्ट ये चीजें क्या है ना, ये कंपटीशन वाली चीजें हैं, और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो पेपर बनेगा उसमें 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा, और उसमें ऐसे ही वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट आपने देखना है, डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक ना, एक ही चार्ट है। अब उस चार्ट में आपसे दिया गया है, आप लोग खुद अपने किताब में देखिएगा कि मुझे 3 मटेरियल्स दिए गए हैं, केरोसिन, तारपीन ऑयल और साथ ही साथ वाटर। अब मैं तीनों को देख रहा हूं, तो केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.44, तारपीन का जो है वो है 1.47, और जो वाटर है, वाटर का है आपका 1.33। तो मैं देख रहा हूँ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है तारपीन ऑयल का 1.47। तो याद रखिएगा यहाँ पर इन तीनों के बीच में यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा तारपीन ऑयल में, उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है बेटा केरोसिन का, तो उसके बाद उससे तेज स्पीड चलेगा केरोसिन ऑयल में, और सबसे तेज चलेगा वाटर में, इन तीनों के बीच में, क्योंकि सबसे कम किसका है, वाटर का है। तो इस तरीके से आपने ये समझ लेना है कि स्पीड ऑफ लाइट मैं ऐसा ही दिखा रहा हूं, वेलोसिटी इन केरोसिन, ठीक है, ये तारपीन, सॉरी, वेलोसिटी इन तारपीन is less than velocity in kerosene is less than velocity in water। ये है आपका आंसर, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम, तो ये जस्ट अपोजिट आपका स्पीड ऑफ लाइट रहेगी, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, चलिए नोट कर लीजिएगा ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचे। चालू करें भाई, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। अब देखिए ना, मैं इंडेक्स क्वेश्चन क्यों लेता हूँ कि इंडेक्स क्वेश्चन पर टॉपिक वाइज ना हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, कुछ टॉपिक्स को एक साथ कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड जो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है ना, वैसे क्वेश्चंस कुछ दे देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इंडेक्स क्वेश्चन भी कंपलसरी है। और मैं जो पहले क्लासेस में पढ़ाता था तो मैं इंडेक्स क्वेश्चंस को जरूर करवाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो एक्सरसाइज से ज्यादा बेटर होते हैं आपके ये इंडेक्स क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एकदम ना क्लियर आउट कर देते हैं, बहुत सही, बहुत सुंदर तरीके से ये आपके पॉइंट को क्लियर कर देंगे। दिया गया है आपका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो डायमंड का दिया गया है तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अगर केवल इतना बोला गया है तो विद रिस्पेक्ट टू एयर से ही वो तुलना करके देता है, और वो कितना है बेटा 2.42, कितना है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट बाबू, अब समझिएगा इसका मीनिंग क्या होता है। किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दे रहा है, जो भी वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट ये एयर के कंपैरिजन में ये तुलना कर रहा है, किसके, एयर के कंपैरिजन में। अब मेरी बात को समझिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये तुलना कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वन सेकेंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था। तो हमने चर्चा चल रही थी कि अगर किसी मटेरियल का 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब केवल और केवल ये होता है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल में, जैसे मैंने कहा कि ये डायमंड दिया गया है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, और ये लाइट रे क्या कर रही बेटा, आ रही है एयर से, किधर को, डायमंड को, ठीक है ना। तो इसका मतलब बस इतना समझ लीजिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ इस जो भी वैल्यू लिखा रहेगा यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल, एनीथिंग अगर वो मेंशन किया था, इसका मतलब केवल इतना सा है कि स्पीड ऑफ लाइट will reduced by 2.42 times than air, ठीक है। इसका मतलब केवल इतना है कि जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतने टाइम्स जो लाइट की स्पीड थी वो कम हो जाएगी उस मटेरियल के अंदर एंटर करने के बाद, ठीक है। तो इसका केवल और केवल इतना मतलब है कि अगर ये 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इतना जो भी स्पीड ऑफ लाइट थी उसका आप क्या कर देंगे, जो भी स्पीड ऑफ लाइट थी, जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ये क्या नाम है आपका, ये डायमंड के लिए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या कर रहा है बेटा, उतने टाइम से डिवाइड कर दे रहा है स्पीड ऑफ लाइट को। तो यही मेरे कहने का मतलब था कि स्पीड ऑफ लाइट विल रिड्यूस्ड बाय 2.42 टाइम्स देन एयर। तो जितना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर था उसको आप उसी से डिवाइड करके उस पर्टिकुलर मटेरियल का स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए समझिएगा, अगर क्लियर नहीं होता तो बाद में फिर से बता दीजिएगा कमेंट में, हम इसको और ज्यादा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको। ओम नमः शिवाय। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं मेरे ख्याल से इन टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सेक्शन है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आपका पेज नंबर है 184, पेज नंबर 184।
ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर, वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। देखिएगा देखिएगा बाबू, डायोप्टर जो है बेटा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। डायोप्टर जो होता है, पावर जो होता है बेटा वो 1/4 फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो डायोप्टर है वो आप जब भी फोकल लेंथ आपका 1 मीटर होगा, 1 मीटर होगा तो आपका पावर कितना आएगा बेटा 1 डायोप्टर आएगा। कितना आएगा 1 डायोप्टर। तो ये फोकल लेंथ का यूनिट है बेटा, सॉरी पावर का यूनिट है जिसको हम लोग डायोप्टर से मेंशन करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जो फोकल लेंथ का यूनिट लिखेंगे वो आपने किस में लेना है बेटा मीटर में। मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से इसको मेंशन भी किया था कि यहाँ पर जो आपने यूनिट लेना है वो मीटर में लेना है, क्योंकि पावर का जो यूनिट है डायोप्टर वो एसआई यूनिट है और लेंथ की या डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, इसलिए आपने इसको मीटर लेना है। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि इसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपने केवल मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ये आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। चलिएगा, तो एक तरीके से समझ लीजिएगा कि वन डायोप्टर क्या होता है बेटा 1 मीटर का इनवर्स होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मीटर है तो ये आपका फाइनल आंसर आपने नोट कर लेना है और कुछ भी नहीं इसमें, बस यही समझाना था। चलिएगा मिटाए। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट, अरे ये देखिएगा बाबू, देखिएगा एक फिजिक्स लैब का एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल बेंच, ठीक है। फिजिक्स लैब का एक डिवाइस होता है, डिवाइस क्या हम डिवाइस बोलेंगे तो दिमाग में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आता है, लेकिन बस इतना सा समझिएगा कि लैब का एक हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए एक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल बेंच, जिसपे हम लोग क्या करते हैं ना कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस इन सभी को बनाकर उसका इमेज कैसे फॉर्म करते हैं इन सब की बातें होती है। और वहां पर जो ऑब्जेक्ट और इमेज होता है ना उसको हम लोग नीडल से, जैसे ऑप्टिकल बेंच को कभी आप लोग अपने टीचर से सजेस्ट कीजिएगा या आप लोग अपने घर पे गूगल सर्च मार के देखिएगा, ऑप्टिकल बेंच कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। ऐसा करके स्टैंड होता है इस पे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा एक फंसाने के लिए होता है दोनों तरफ, ठीक है। और इसमें 2 मेटल रॉड्स लगे होते हैं, 2 मेटल रॉड्स लगे होते हैं, एक पे रीडिंग्स लिखी होती हैं, रीडिंग मीन टू से नंबर्स इस पे लिखे होते हैं और वो सेंटीमीटर, इंच, इन सबके मिलीमीटर, इन सबके अकॉर्डिंग बटे होते हैं। और इसी पे हम लोग क्या करते हैं बेटा अपने बेंच पे ही ये क्या कहते हैं लगा देते हैं, हम लोग लेंस को लगाते हैं, नीडल्स को लगाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सामने की ओर एक नीडल लगाते हैं ताकि हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर, आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम ये क्या करता है बेटा इसके इमेज, अगर ये कॉन्वेक्स है, कौन सा है लेंस आपका कॉन्वेक्स है, तो ये क्या करता है बेटा उल्टा इसका इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि उसका इमेज का डिस्टेंस कितना है। ऐसा ही हम लोग ऑप्टिकल बेंच होता है, बहुत प्यारा सा एक एक्सपेरिमेंट है। ये आपके 10th में नहीं है, लेकिन 12th के सिलेबस में इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है बोर्ड के बिहाफ पे, ठीक है ना। तो इसको कभी मौका मिला तो आप लोग अपने टीचर से पूछिएगा कि एटलीस्ट वो एक बार आपको इमेज कैसे किसी कॉन्वेक्स मिरर का या कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस का कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसको आपको ऑब्जर्व करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कैसे रियल इमेज वो कहलाता है, कैसे उसको एक फ्रेम पे, एक पर्दे पे, एक कागज पे उतारा जाता है, ये भी हम लोग उस जैसे हमने कहा था कि किसी पर्टिकुलर मिरर का
जो इमेज होता है जैसे कॉन्केव का, तो मैंने शुरुआत में वहां पे वर्चुअल एक लिखवाया था। साइड के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि आप वहां पर जो इमेज फाइंड आउट करेंगे ना, आप उसको पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है बेटा जिसका इमेज आप पर्दे पर, यानी कि पर्दे व्हाइट पेपर पे, जो फिल्मी वाले पर्दे होते हैं, ऐसे पर्दे पे आप उसको ना डिस्प्ले करवा सकते हैं। समझ गए ना? तो वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस है, अब देखिएगा क्वेश्चन को कैच कीजिएगा। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है। इमेज क्या है बेटा? इमेज रियल है और क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, अच्छा, और क्या दे रहा है बेटा? इन्वर्टेड image of needle at a distance of 15 सेंटीमीटर from its, ठीक ना? जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो कितना है बेटा? 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के कितना दूरी, यानी कि यू का पोजीशन पूछ रहा है, यू का पोजीशन पूछ रहा है। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। ठीक है। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। आपसे ये भी कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ लेंस। पावर कितना होगा लेंस का? बेवकूफ, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। हमने कहा था सॉरी, एक मिनट, बहुत सारा दिक्कत है भाई। 2-3 चीजों को मैं जल्दी प्रोवाइड करूंगा। एक कैमरा स्टैंड, माइक और इस बोर्ड को परमानेंट कहीं सोल्यूशन करना है। मैंने साइड है उसी पे लगाऊंगा, ठीक है। लाइटिंग वगैरह सारी चीजें व्यवस्था करानी पड़ेगी। ये इंस्टेंट व्यवस्था है अभी, ठीक है, ये शुरुआती व्यवस्था है। चलिए देखिएगा, मैं इस वाले इमेज को मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने इमेज को समझिएगा। देखिएगा, मैंने कहा था कि किसी कॉन्वेक्स मिरर लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस एक मिनट इसका थोड़ा सा मुझे सेटअप करना पड़ेगा भाई, ये सही से एडजस्ट नहीं हो रहा है। मैंने कहा था, पता नहीं सही दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा तिरछा हो गया बोर्ड। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं देख लूँ। हाँ, दिख रहा है। चलिए, मैंने कहा था किसी कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब भी ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर, कहाँ से? इन्फिनिटी से लेकर F1 तक पोजीशन रहेगा, F1 तक, तब आपका इमेज कैसा मिलेगा? इमेज कैसा मिलेगा बेटा? रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। और कहाँ पोजीशन रहेगा? फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट से लेकर F1 रहता है। अच्छा, और क्या रहता है भाई? जैसे जैसे आप इनफाइनाइट से F1 की दिशा में बढ़ते जाएंगे तो साइज इंक्रीजिंग फ्रॉम डॉट टू इनलार्ज्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से
एक पॉइंट के साइज तक, मतलब जब इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट होता था तो ये क्या करता था बेटा, लेंस पे इसका इमेज पढ़ के ये क्या कर देता था, फोकस पे कंसंट्रेट कर देता था ना, कन्वर्ट कर देता था। तो ये जब इन्फिनिटी पे पोजीशन था तो ऐसा था, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते जाते थे तो ये क्या करता था कि इमेज ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा करके बढ़ाता जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा पोजीशन जहां पे ये क्या करता है, इमेज की साइज को बढ़ाना प्रारंभ करता है, वो है पोजीशन आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन। पोजीशन क्या है, आप C1 पे जब ऑब्जेक्ट को रखे थे, किस पे, C1 पे, इमेज को, ये लेंस वाला ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, ये आपका F2, ये F1, ये आपका C1, ये आपका C2। हमने कहा था कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका C1 पे होगा तो इमेज आपका C2 पे बनेगा। कहां पे बनेगा बेटा, C2 पे बनेगा। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो याद रखिएगा, पोजीशन अगर आपका C1 होगा तो ऑब्जेक्ट का, तो इमेज आपका कहां बनेगा बेटा, C2 पे। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और साथ ही साथ एक बार आप अपने ना रे डायग्राम को पलट के देख लीजिएगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे ही ये बात आपके दिमाग में आया सेम साइज वाला, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर इमेज का पोजीशन राइट हैंड साइड में इधर 50 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या रहेगा बेटा, -50 सेंटीमीटर। माइनस इज define the position of object is located in left side of lens, ठीक है। तो ये दर्शाता है। दूसरा तरीका क्या है बेटा इसको फाइंड आउट करने का, दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा। और हाँ ये देखिए, ये तो मुझे पता चल गया ना भाई। और एक तरीका हम बताते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। चलिए देखिएगा, जैसे ये चीजें नहीं आते हैं तो और क्या चीज आपको याद रखना है, इसको देख लीजिएगा। मुझे पता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, V/U या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। V के वैल्यू आपको दे दिया गया है, आप इसको चूज किए रहेंगे, ठीक है ना। V की वैल्यू दे दिया गया है 50, U का वैल्यू आपसे पूछा है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या है बेटा, सेम है। आप एक को रिप्लेस करेंगे तो U की वैल्यू आ गई कितना, 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, 50 सेंटीमीटर। लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से सही नहीं हूं। क्यों नहीं सही हूं, क्योंकि मुझे पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज चूंकि इन्वर्टेड बोल दिया कि ये नेगेटिव होगा, इसलिए ये नेगेटिव सिंबल को लेकर चलेगा। तो इस तरीके से U की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ अब दूसरा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये पता है ना सभी को। चलिए तो इस वैल्यू को, इस सेम चीजों को रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देंगे, 50 2/50 ये कट गया बेटा, 1/25। तो ये किसकी वैल्यू है, 1/f, यानी कि फोकल लेंथ की ये वैल्यू है। इस तरीके से फोकल लेंथ आपके निकल के चली आएगी कितना बेटा, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या बताना है भाई, हमको और चाहिए फोकल लेंथ के। अच्छा ये पॉजिटिव दिया है तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है, यानी कि लेंस के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। या हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे F2 से, ठीक है। और आपसे पूछा है पावर ऑफ लेंस, तो इसको आप 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 1/4 मीटर। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/4 मीटर। मुझे पता है कि पावर क्या होता है, पावर इज 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू रख देंगे, ये आ गया 1/25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में पावर ये आपका दे देगा, कितना दे देगा बेटा, 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पावर है, डायोप्टर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में है। डायोप्टर में चाहिए तो पावर कितना हो जाएगा बेटा, मीटर में आपने फोकल लेंथ रखना है, 1/4। ये सिंपली
इनवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। कितना? 4 डायोप्टर। चलिए नोट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से इतना ही इनफ है। चलिए आज के लिए इतना इनफ करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है चैप्टर, और इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी भी हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस इसको कॉपी पेन से ज़्यादा ना इसके इमेज आपके दिमाग में बनने चाहिए। ठीक है, आप जितना बेहतरीन तरीके से इसको मतलब दिमाग में ले आ सकते हैं, सोच सकते हैं, उतना ही परफेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए, और हम भी बहुत जल्दी प्रयास करेंगे कि आपके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है। हमने बताया ना कि हम लोग अब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पहला चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, आपका अल्टरनेट चलता रहेगा। हम अपना टाइम ड्यूरेशन अपना बढ़ाएंगे, सब्जेक्ट अपना बढ़ाएंगे, देखते हैं कैसे आपके लिए बेटर से बेटर होगा। लेकिन मोटिवेशन के लिए आपने शेयर, लाइक एंड व्यू बढ़ाना है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।